दोस्तों आपने अक्सर मुझे कहते हुए सुना होगा कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो कहीं ना कहीं हर तरीके से, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, हमारी लाइफ में एक मेजर इन्वॉल्वमेंट रखती है। अब ये जो इन्वॉल्वमेंट है ये ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ कर लेते हैं, हम इंटरनेट पे चीज़ें ब्राउज़ कर लेते हैं, हम ऑनलाइन टिकट्स बुक कर लेते हैं, बहुत तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कई बार टेक का एक ऐसा रोल होता है जिसको शायद हम इतना ध्यान से देख नहीं पाते, बट स्टिल अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड की तो बैकबोन जो है उसमें टेक का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। दोस्तों आज इसी चीज़ को थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हुए, जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न कि टेक्नोलॉजी का कल्चर और टूरिज्म के साथ में कैसे हम अलाइनमेंट देखते हैं, क्या करंट सिनेरियोज हैं, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, मुझे लगा कि बात करते हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ में हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म श्री गजेंद्र सिंह शेखावत सर। और सर से आज हम जानेंगे, बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे जब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम बात करते हैं टेक में एडवांसमेंट्स की, तो एट द सेम टाइम कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, शुरुआत करेंगे इसी शुरुआत के साथ ही। सर, इंडिया की जो हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, टैगलाइन होती है इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। और आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि इसको अगर हम और एम्पलीफाई करना चाहें तो टेक का एक उसमें मेजर रोल रहेगा। फिर चाहे हम डिजिटली कनेक्ट करना चाहें यूथ के साथ, चाहे हम ग्लोबल स्केल पे जो हमारे पास में हमारा रिच कल्चर और हेरिटेज है उसको प्रोपगेट करना चाहें, आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ये दोनों आदमी के जीवन का इतना अहम हिस्सा हो गया है। जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्र को उन्होंने लगभग कैप्चर कर लिया है। इसलिए इन दोनों की ताकत को अब उपयोग करके भारत की बहुविधा संस्कृति को, और मैं ये मानता हूँ कि भारत के जैसे देश के लिए जहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, विभिन्न प्रदेशों की डाइवर्सिटीज़ हैं, विद इन द स्टेट्स बहुत डाइवर्सिटीज़ हैं, उन सबको ये हमारे को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि इसको हम इस टेक्नोलॉजी की दुनिया के टेक्नोलॉजी की ताकत के आधार पर दुनिया के तक पहुंचा सकें। और उस दृष्टिकोण से अब भारत सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है। हमने बहुत सारा डिजिटाइजेशन अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट से लेकर के अपने सारे कल्चरल ऐसे जो हमारे आर्कियोलॉजिकल एसेट्स हैं, इन सब का डिजिटाइजेशन, और बिल्कुल लिडार सर्वे से, लिडार मैपिंग से उसका डिजिटाइजेशन हो जाए, उसको हम दुनिया को शोकेस कर सकें। और इसके साथ साथ में जहाँ टूरिज़्म का विषय है, पूरी दुनिया में टूरिज़्म जो है उसको उसके लिए रेफरेंस लेने का पॉइंट जो है वो डिजिटल मीडिया हो गया है। सो हम डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपने टूरिज़्म को कैसे, अपनी टूरिज़्म अपॉर्चुनिटीज़ को या टूरिज़्म पोटेंशियल को दुनिया के सामने लेकर के जाएं, इस पर भी जो है हम नए सिरे से काम कर रहे हैं। सर, आपको इसके बारे में क्या लगता है कि जैसे हम बात करते हैं टेक में एडवांसमेंट्स की, तो आज की डेट में AR और VR का एक हम इम्पॉर्टेंट रोल देखते हैं, AI का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं। अब गिवन इंडिया का कल्चर, उसमें बहुत डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, इन टर्म्स ऑफ रीजनल एस्पेक्ट्स, तो क्या हम इसमें AI को यूज़ कर सकते हैं? क्या हम इसमें AR या VR के थ्रू, मान लीजिए कोई टूरिस्ट है वो आने से पहले साइट को देखना चाहता है, एक उसको ओवरव्यू मिल जाए, तो यहाँ पे भी टेक का काम में आ सकता है? जैसा मैंने आपको कहा कि हमने अपने आर्कियोलॉजिकल ऐसे एसेट्स को, हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, ऐसे मॉन्यूमेंट्स को, इन सब को हमने इस तरह से डिजिटलाइज करने की काम शुरू किया है, और ताकि उनका AR VR एक्सपीरियंस बना करके हम दुनिया तक ले करके जाएं। लेकिन आप तो क्योंकि टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, ये AR और VR जो है इसकी भी भविष्य बहुत छोटा होने वाला है। आने वाले समय में बहुत जल्दी ये सारा कंटेंट जो है थ्रू हॉलोलेंसेज सीधा लोगों तक पहुंचेगा। तो इसलिए ये जो कंटेंट क्रिएशन का काम है, ये जो हो रहा है, ये आने वाले समय में भारत के जो है कल्चरल प्रोवेस को दुनिया तक पहुंचाने का बड़ा मीडिया बनने वाला है। सर, एक चीज़ जो मुझे थोड़ी खटकती है बहुत बार, वो ये होता है कि मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिलता है, हर एक को हमारे देश आना है घूमने के लिए। जब भी मैं बात करता हूँ तो या तो कोई ऐसा अपना किस्सा सुनाता है कि मैं 10 साल पहले जाके आया था, या कोई बोलता है कि मैं बस ट्रिप प्लान कर रहा हूँ और मुझे आना है, देखना है कि कैसा है भारत। लेकिन अक्सर सर वो जो ट्रिप होता है ना, वो बहुत ही छोटे में सिमट कर रह जाता है कि वो दिल्ली लैंड करेंगे, आगरा जाएंगे, जयपुर जाएंगे, दिल्ली आके वो गोल्डन ट्रायंगल पूरा करेंगे। उनकी नज़र में उनको लगता है कि बस हो गया हमारा ट्रिप। जबकि जब मैं उनको बताता हूँ कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और आप एक एक स्टेट में एक एक महीना निकाल देंगे तो भी शायद आप पूरा कवर ना कर पाएँ।
सर उसको लेके व्हाट्स योर टेक कि आई एम श्योर कंसिडरिंग हमारे पास में इतने सारे एसेट्स हैं तो उनको शोकेस करना कहने के बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हम सभी को एक प्रॉपर जो है वो स्टेज प्रोवाइड कर दें। देखिए, आपने सही कहा, दुनिया भर से भारत आने वाले इनबाउंड ट्रैवलर्स के लिए पहले लगभग 65% ट्रैवलर्स के लिए और आज भी लगभग 35% से ज़्यादा टूरिस्ट के लिए ये गोल्डन ट्रायंगल ही हिंदुस्तान हुआ करता था। लेकिन ये डिजिटाइजेशन की ताकत जो है और ये टेक्नोलॉजी की ताकत है, इसने भारत जैसे देशों को जिनके पास इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं उनको एक नया डायमेंशन दिया है। और उसके चलते हुए अब आप देखिए कि भारत में टूरिस्ट जो है आपको सुदूर हिमालय के पहाड़ों से लेकर के नीचे केरल के वर्काला बीच तक सब जगह आपको विदेशी सैलानी दिखेंगे। और इसी के चलते हुए ये जो आंकड़ा है वो जो 65% तक तो होता था वो घट करके 35% तक आया है। बट स्टिल देयर इज़ अ स्कोप कि हम और ज़्यादा जो है अपने डिजिटल वर्ल्ड में अपने कंटेंट्स को, सही कंटेंट को, अच्छे कंटेंट को, क्वालिटी कंटेंट को ठीक से उसमें पुश कर सकें। मुझे और भी उसमें कंटेंट की जो है क्वालिटी कंटेंट की आवश्यकता है और हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने स्टेट्स के साथ मिल करके भी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ में भी कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ में भी कर रहे हैं। जैसे कुंभ को लेकर के हमने दुनिया भर के फोटोग्राफर्स को इन्वाइट किया, जो टॉप फोटोग्राफर्स को लिस्ट करके हमने इन्विटेशन बुलाया कि वो आएँ, वहाँ पे देखें, वहाँ पे फोटोग्राफी करें, ताकि हमारे पास में डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कुंभ के फोटोग्राफ्स हों। आज भी नहीं है, हमको फोटोग्राफ थर्ड पार्टी से कहीं से रिसोर्स करने पड़ते हैं। तो एक कंटेंट क्रिएशन जो है इस पर अभी हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टेट्स ने भी अपने यहाँ पर बहुत अच्छा इसके ऊपर डिजिटल अपना एडवर्टीज़मेंट मटेरियल सब कुछ बनाया है ताकि वो लोगों तक पहुँच सके और इसका प्रभाव भी दिखने लगा है। लेकिन आने वाले समय में इसमें और अधिक गति आएगी। सर मैं कुंभ से ही एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। मैं रिसेंटली कुछ इंडोनेशिया के दोस्तों से बैठा हुआ था और उन्होंने बताया कि वो एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उनको बनारस आना है और गंगा आरती देखनी है और उनकी छुट्टी जो है वो केवल 2 दिन की उनको मिल पा रही है। तो वो बस एक वीकेंड पे आएंगे और उनको केवल वो सीधा लैंड भी बनारस कर रहे हैं और उनको वहीं से ही वो देख के जाना था। तब मैंने उनको बताया कुंभ के बारे में कि सेम टाइम फ्रेम में कुंभ भी हो रहा है, तो 2 दिन में से कम 1 दिन निकाल के बाय रोड अगर आप आके देखेंगे, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ अगेन जैसे आपने बोला अकल्पनीय है, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सर आपको मतलब अगेन इट्स अ चैलेंज एट द सेम टाइम, हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं परफेक्टली होते हुए भी, कि इतनी बड़ी गैदरिंग 45 करोड़ लोग, जितनी तो दुनिया के कितने देशों की तो आबादी भी नहीं है, मतलब सिर्फ 2 के अलावा किसी की इंडिया चाइना छोड़ देंगे तो हाँ किसी की नहीं है इनफैक्ट, कि वो एक और छोटे से एरिया में इतनी हाई डेंसिटी में लोगों का आना और एकदम स्मूथली पूरे प्रोग्राम का निकाल देना, और इसी के टाइम पे कितने सारे जो प्रोग्राम्स पैरेलल में चलेंगे उस छोटी सी ही एक जगह में, आपको सर मतलब व्हाट इज़ द थॉट अबाउट इट, हाउ डू यू फील अबाउट इट? देखिए, मैं कुंभ के साथ में जुड़ने का अवसर मुझे इस पूरे पिछले 30-40 साल के सामाजिक जीवन में 30 साल में बहुत 2-3 बार मिला। पिछले कुंभ के समय में जब हरिद्वार में कुंभ हुआ था तब मैं जल शक्ति मंत्री के नाते काम कर रहा था, तब हमको वहाँ की पानी और स्वच्छता के विषय पे काम करने का मौका मिला। मैं ऐसा मानता हूँ कि कुंभ जो है भारत के विराट रूप का दर्शन है। पूरे भारत की संस्कृति को अगर एक जगह कहीं देखना हो, सांस्कृतिक विविधता की ताकत को एक जगह देखना हो, तो कुंभ से बेहतर अवसर नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ में हमने और बेहतर तरीके से आने वाले विदेशी सैलानियों को और देशी लोगों को कुंभ की वास्तविकता, कुंभ का इतिहास और भारत की विविधताओं का दिग्दर्शन ऐसा हो सके, इसको लेकर के हमने वहाँ एक कलाग्राम विकसित किया है। बियॉन्ड दैट कलाग्राम हम भारत की कल्चर और कल्चरल डिफरेंट जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनको एग्जिबिट करने के लिए अलग अलग तरह की परफॉर्मिंग आर्ट के प्रोग्राम भी कुंभ के अवसर पर कुंभ मेला परिसर में लगभग 12 अलग अलग जगह पर ऐसे 45 दिन तक लगातार लाइव प्रोग्राम ऐसे सारे दिन के करें, ताकि हम देश की संस्कृति को देश भर से आने वाले और दुनिया भर से आने वाले लोगों को दिखा सकें। मैं ये मानता हूँ कि भारत को, भारत की आयोजन क्षमता को सिद्धता और प्रवीणता को प्रदर्शित करने का इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। लगता है बहुत बड़ा स्टेज है सर टू शोकेस एवरीथिंग। एंड इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये अगेन जैसे आपने बताया कि ये भारत की भव्यता को दिखाता है कि अगर आप एक ड्रोन से फ़ोटो लें और किसी को भी दिखाएं दुनिया भर में कि ऐसा हुआ था या ऐसा अभी जस्ट चल रहा है, तो इससे बेहतर तो मेरे को लगता नहीं कि कुछ हो सकता है। मैं आपको एक संस्मरण बताता हूँ जी। मैं स्वीडन गया था स्टॉकहोम वाटर प्राइजेस के अवसर पर जी, स्टॉकहोम वाटर वीक में। तो वहाँ शाम के
औपचारिक भोज जो था महाराजा ऑफ स्वीडन ने जो है होस्ट किया था, उसमें वो, उनकी पत्नी, जर्मनी के मंत्री, यूके के मंत्री और मैं, हम 5 लोग टेबल पे बैठे थे। वो नदियों की स्वच्छता की बात हुई, उन्होंने अपने अपने देशों की, थेम्स की, राइन की, डैन्यूब की बात की। मुझे पूछा तो मैंने कहा कि देखिए, जितना काम आप सब देश के लोगों ने 30-30 साल में किया, उतना काम हमने पिछले 6-7 साल में मोदी जी की लीडरशिप में किया है और हमारी परिस्थिति एकदम डिफरेंट है। मैंने वो स्वीडन के महाराजा साहब बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे कहा कि आपके स्वीडन में कुल जितनी आबादी है उतने लोग रोज़ गंगा जी में नहाते हैं और आपके स्वीडन में कुल मिलाकर के जितने लोग साल में दिवंगत होते होंगे उतने लोगों का रोज़ अंतिम संस्कार गंगा जी के किनारे पे पूरी लंबाई में होता है। इतनी चुनौती के होते हुए भी हमने नदी को स्वच्छ करने में कामयाबी प्राप्त की और वो मोदी जी के फोकस्ड अप्रोच और साथ में इसको एक जन आंदोलन बनाने के कारण से हो पाए। मैं आपको साधारण एक छोटी चीज़ बताता हूँ। माननीय मोदी जी ने पिछले कुंभ में स्वच्छता कर्मियों के पाँव धोए थे नीचे बैठ करके। अभी इस कुंभ के दृष्टिकोण से देखें, हम 45 करोड़ लोग आ रहे हैं, वो हमको दिखाई देता है, लेकिन उन 45 करोड़ लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा टॉयलेट्स बनाए, उनकी रखरखाव करने के लिए, उनकी स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए 4.5 लाख स्वच्छता कर्मी हैं। उसके बाद में 10-12 हज़ार से ज़्यादा उसके जो है मैनेजरियल लोग हैं। अब वो जो स्वच्छता कर्मी और जो लोग वहाँ रहेंगे, उन सब का आवास का प्रबंधन, मतलब 4,60,65,000 लोगों को एक जगह पे रखना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, एक सिटी के बराबर है, एक शहर बसाना है पूरा। जी जी। और उसके बाद में कि वो जो लोग आएंगे उनके बच्चे कहाँ रहेंगे और कैसे पढ़ाई करेंगे। महिलाएं हैं, माताएं, छोटी उम्र के बच्चे हैं उनके, वो कहाँ रह करके पढ़ेंगे, घर में अकेले तो नहीं रह पाएंगे जी। तो उनकी 2 महीने की पढ़ाई जाया ना हो, उसके लिए उनके लिए वहाँ एक स्कूल भी बनाए और वहाँ टीचर्स को अपॉइंट करके कि वो उनकी स्कूल का कार्यक्रम भी लगातार चलता रहे, उनकी पढ़ाई भी व्यवधान न हो। इस लेवल पर जो है सर, जो प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय योगी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उन दोनों ने मिल करके उनके नेतृत्व में इस लेवल पर कुंभ का आयोजन, कुंभ को दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ बनाने के लिए किया है। मुझे लगता है कभी इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता। नॉर्मली हम इतना सोचेंगे भी नहीं कि बिहाइंड द सीन्स क्या क्या चीजें हो रही हैं। जो हमको कुंभ सिर्फ कुंभ के स्नान तक दिखता है जी। बियॉन्ड द स्नान कुंभ बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। वो भारत की संस्कृति का प्रकटीकरण है, वो भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रकटीकरण है। वहाँ दुनिया भर के डिस्कोर्स होते हैं। लगभग 15 लाख लोग कल्प के लिए आते हैं, जो पूरे 45 दिन रह करके शारीरिक मानसिक शुद्धि के लिए जो है वो साधना करते हैं। लाखों लोग वहाँ पर जो है धर्म के विभिन्न विषयों पर होने वाले डिस्कोर्सेज में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। तो कुंभ तो ऐसा है कि जो जिस दृष्टि से देखने के लिए आता है, उसके हर एक व्यक्ति के लिए वहाँ कुछ ना कुछ देखने के लिए है। सर, आपने अभी डिजिटल कुंभ की बात करी, इसको आप थोड़ा सा एक और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिजिटल कुंभ देखिए, मतलब 2 तरह से, एक कुंभ को डिजिटल मीडिया से लेकर के विश्व भर में लेकर के जाना कुंभ से पहले, दूसरा कुंभ के आयोजन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना, वहाँ के आयोजन से जुड़े हुए विषयों के लिए, सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों के लिए आर्टिफिशियल इंजन्स का उपयोग करना, उसके अलावा आने वाले प्रत्येक यात्री को किसी भी तरह के असिस्टेंस देने के लिए डिजिटल मीडिया का प्रयोग करना। आप ऐप है कुंभ का, कहाँ जहाँ आप खड़े हैं वहाँ आप अपना लोकेशन से एक मैसेज भेजिए असिस्टेंस का, दैट वो ड्रिल डाउन होगा, उसमें आएगा कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको अस्पताल की ज़रूरत है, आपको पुलिस सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आपको नाव की ज़रूरत है, क्या आपकी आवश्यकता है। आप उस पर क्लिक करेंगे, एग्जैक्टली आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करके GIS मैपिंग की ताकत पे, और वहाँ आपको तुरंत असिस्टेंस कहाँ मिल सकता है नियरेस्ट, ये आपको विद इन सेकेंड आपको जो है वो आपको सूचना वहाँ मिलती है। और इस सब के अतिरिक्त जो है इस कुंभ को हमने जो है हमने कंटेंट क्रिएटर्स को, डिजिटल मीडिया में काम करने वाले लोगों को, ब्लॉगर्स को, फोटोग्राफर्स को, सबको बुलाया कि वो आएँ, इसको अपने अपने परिप्रेक्ष्य से जो है रिकॉर्ड कैप्चर करें और फिर पूरी दुनिया के सामने डिजिटल माध्यम से लेके जाएं। तो कुंभ को मार्केट करना, कुंभ को आयोजन के बाद लोगों के बीच में ले जाना, और कुंभ आयोजन के लिए डिजिटल ताकत को काम मिलाना, इन सब पे हमने काम किया है। मुझे लगता है कि ये क्लियरली एक चीज़ और दिखाता है, वो ये कि हम देखते हैं जैसे हमारे देश में भी मोबाइल फ़ोन्स फैल रहे हैं, 5G टेक्नोलॉजी की हम बात करें, तो वो डिजिटल होना इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि वहाँ जो लोग होंगे सबके पास में कहीं ना कहीं वो डेटा कनेक्टिविटी भी है। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का डिजिटाइजेशन हुआ है, जिस तरह से डेटा हम दुनिया का सबसे सस्ता डेटा दे पा रहे हैं,
और जिस तरह से हमारे यहाँ जो है स्मार्टफोन आज हर घर तक लोगों तक पहुँचा है, उसने भारत को बहुत तेज़ी के साथ में बदला है। हमने सिर्फ उसी की ताकत के आधार पर आज हम दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले देश बन गए हैं, और दुनिया का लगभग 45% 48% हिस्सा अकेले भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो सारी दुनिया एक तरफ है, एक तरफ हम भारतीय हैं। मैं तो अभी पेरिस में था, मैंने वहाँ पे आईफल टावर की टिकट यूपीआई से पे करके खरीदी थी। अरे वाह। मैं दुबई में था, वहाँ पे एक दोस्त के बर्थडे के लिए केक खरीदना था, तो मैं गया दुकान पे और मेरे को सामने दिखा कि यूपीआई एक्सेप्टेड। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, तो मैंने वहाँ यूपीआई से पे करके उसका जो है वो बर्थडे केक लिया था। तो ये दिखाता निश्चित है ही भारत की यूपीआई भी दुबई में आपको देखने को मिल जाएगी। और जिस देश में कभी किसी भगवान का छाया चित्र ले जाना भी अपराध था, वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। भारत की ताकत बढ़ी है, भारत की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, भारत के दर्शन की, भारत से निकले हुए ज्ञान की, चाहे वो योग है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे हमारी लाइफ साइंसेस हैं, चाहे हमारा जीवन पद्धति है, चाहे हमारी कृषि पद्धति है, उन सब की एक्सेप्टेबिलिटी पूरी दुनिया में बढ़ रही है। सर, एक चीज़ मैं खुद भी नोटिस करता हूँ, जब मैं दुनिया भर में ट्रैवल करता हूँ तो मैंने ये चेंज नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों में अभी मतलब हर एक का इंटरेस्ट इंडिया की तरफ आ गया। नेचुरल जो क्यूरियोसिटी एक अंदर आ रही है कि ऐसा कैसे होता है, मुझे ये देखना है, या क्या नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं वहाँ पे। बिकॉज आई थिंक एक टाइम से पहले अगर हम बात करें तो वो चीज़ नहीं थी इतनी ज़्यादा। देखिए 30 साल पहले जब भारत से बाहर जाते थे जी, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ और उस समय जब काम वाम करना शुरू किया था, तब दुनिया के किसी देश में सामान्यतः मैं देखता था कि कोई भी भारतीय आदमी अपने आप को भारतीय हूँ ऐसा इंट्रोड्यूस कराने में भी हिचक महसूस करता था जी। और कहीं किसी जगह पे खड़े होकर के कोई पूछे और आप उसको इंट्रोड्यूस कराते थे कि मैं भारतीय हूँ, तो वो या तो इग्नोरेंट होता था या ज़्यादा से ज़्यादा भारत को गांधी जी के साथ में कनेक्ट करता था। जी, गांधी जी को गए हुए इतने दशक बीत गए, उसके बाद के भारत के बारे में किसी को कोई कमेंट नहीं करता था। आज आप दुनिया के किसी देश में अपने आप को भारतीय की तरह इंट्रोड्यूस कराइए, उसके मुंह पे एकदम बिना का स्माइल आपको मिलेगी और तुरंत वो कहेगा ओ मिस्टर मोदी, तुरंत उसके मुंह से ये निकलेगा। ये जो भारत का बदलता हुआ परिदृश्य है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी संभावनाओं का द्वार खोलता है। ये जो भारत को जानने की अभिरुचि लोगों की बढ़ी है पूरे विश्व भर में, ये भारत के टूरिज़्म को एक नया डायमेंशन और नई ताकत देने वाला है। और इसलिए माननीय मोदी जी प्रमुखता के साथ में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के डेवलपमेंट हो, ओवरऑल टूरिज़्म एक्सपीरियंस बढ़े और हम नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप कर सकें डीकंजेशन के लिए, इस पर बहुत गंभीरता के साथ में मार्गदर्शन देके हम सबसे काम करवा रहे हैं। सर, आपने अभी बात की प्रधानमंत्री जी के बारे में, मैं उनका एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर उन्होंने बात की थी कि विकास भी और विरासत भी, बिकॉज दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। हम एक के चक्कर में दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और हमारी तो विरासत में हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी बसती है। सर, उसको लेके व्हाट्स योर टेक? देखिए, हम अपनी विरासत का सम्मान करते हुए विकास करें, माननीय प्रधानमंत्री जी की शुरू से ये दृष्टि रही है। तो एक तरफ अपनी विरासत से जुड़े हुए सारे विषयों का संरक्षण, उनका पुनरुद्धार, उनका कंजर्वेशन और उनका रिजुविनेशन, इस सब पे काम करना, और दूसरी तरफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा हूँ। हम ग्रीन हाइड्रोजन पे भी काम कर रहे हैं, हम सेमी कंडक्टर पे भी काम कर रहे हैं, हम DNA प्रोफाइलिंग पर भी काम कर रहे हैं। और क्योंकि इस तरह का एनवायरनमेंट बढ़ा, एक तरफ हमारे देश के लोगों को हम अपनी रूट्स के साथ में कनेक्ट करें, दूसरी तरफ हम इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अपने देश में क्रिएट करें कि वहाँ दुनिया में जो हमारे भारत के लोग निकल करके चले गए वो भी भारत में लौटें। हमने इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप किया, उसका प्रभाव आपने देखा कि भारत में जो है स्टार्टअप्स किस तेज़ी के साथ में बढ़े। जी, आज दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत हुआ और दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले यूनिकॉर्न्स भारत में हैं। तो ये जो एक तरफ हम अपनी संस्कृति का सम्मान करें, संस्कृति के विभिन्न अंग उपांग से लोगों को परिचित कराएं, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य ये था कि हम जिस तरह की शिक्षा पद्धति थी और जिस तरह की व्यवस्था थी, जो बाहर से आता है, पश्चिम से आता है, उसको श्रेष्ठ मानने की जो हमारी परंपरा बन गई थी, उससे बाहर निकाल करके भारत को जानने और पहचानने के लिए, और मैं ये कहूँगा कि इसमें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने और जो है हमारे इस डिजिटल इरा के चलते हुए बहुत बड़ी सहूलियत हुई है। सर, बस एक यहाँ पे डिस्कनेक्ट मैं फील करता हूँ। वो डिस्कनेक्ट है स्पेशली जो यंग जनरेशन है अभी, जेन जी जिनको हम बोलते हैं।
कभी ऐसा लगता है देख के कि शायद वो हमारे पास जो हमारी अथॉरिटी है, चाहे हम ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें, चाहे हमारे कल्चर और हमारी हेरिटेज की बात करें, हमारी हिस्ट्री की बात करें, उसको शायद इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। आज भी जो इंक्लूशन है वो हल्का फुल्का, मुझे लगता है जो वो माइंडसेट है उसको निकलने में भी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। सर, आपका अगर कोई मैसेज रहेगा उन सभी के लिए? क्योंकि निश्चित रूप से मैं तो युवाओं से कहूँगा कि जो आने वाली जनरेशन है, विल हैव टू गो ऑन द वेवलेंथ ऑफ देम। उनके वेवलेंथ पे हमको जा कर के बात करना पड़ेगा, उनकी रुचि अभिरुचि के अनुरूप हमको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आज सारा जापानीज़ कंटेंट, सारा कोरियन कंटेंट जो है टीवी में और डिफरेंट डिजिटल वर्ड्स पे हमको देखने को मिलता है, लेकिन हमारी जातक कथाओं को अगर हम उस तरह से उस क्वालिटी के साथ में अगर जो है डिजिटल वर्ड में दे दें, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास में इतना सब कुछ है जो हम अपने लोगों को जोड़ सकते हैं उसके माध्यम से। हमारे लोगों को डोरेमोन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे लोगों को, हमारे पास में ऐसे अनेक चरित्र हैं हमारी जातक कथाओं में, और उनके माध्यम से न केवल वो अपनी विरासत के साथ जुड़ेंगे, अपनी रूट्स के साथ जुड़ेंगे, अपितु उन सब में एक लाइफ के लिए, फ्यूचर में के लिए एक मैसेज भी है, उस मैसेज के साथ में भी जुड़ेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो है इस सब के माध्यम से उनके जीवन को एक दिशा देने का काम भी उसके माध्यम से किया जा सकता है। बहुत सारे प्रयास सरकारी तौर पर भी हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इस जेन जी को जोड़ने के लिए जेन एक्स को इस पर काम करने की ज़रूरत है। सर, आपसे जाते हुए बस मैं एक आखिरी जो है वो सवाल और आपका साथ में एक मैसेज भी चाहूँगा कि महाकुंभ का ये जो मौका है अभी, पहली बात तो हम कुंभ हर 3 साल में देखते हैं, अर्थ कुंभ होता है 12 साल में होता है, और अभी इस बार तो जो है 144 साल बाद ये मौका मिला है हमें कि मतलब ये हम किसी की भी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, ना कभी आया ना कभी आएगा। अब इस चीज़ के लिए सर आपका एक मैसेज होगा सभी देशवासियों के लिए और दुनिया भर जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जो इंडियंस भी बाहर रहते हैं उनके लिए, कि जो 45 दिन का ये गोल्डन पीरियड मिला है, इसमें वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे शायद पहले कभी किया ही ना हो। तो देखिए, निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये दिव्य भव्य कुंभ हमारे जीवन काल में हो रहा है, और इस कुंभ से हम जिस तरह से जुड़ सकते हैं, कुंभ में आइए, स्वागत है आपका, कुंभ में को अनुभव कीजिए, भारत के विराट रूप का दर्शन कीजिए। यदि आप नहीं भी पहुंच सकते हैं तो भी आप डिजिटल माध्यम से कुंभ को एक्सपीरियंस करिए, अपने परिवार के साथ में बैठ करके एक्सपीरियंस करिए। कुंभ का दर्शन कराने के लिए, विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कराने के लिए हमने ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को, ब्लॉगर्स को, फोटोग्राफर्स को, सबको कुंभ में आमंत्रित किया है, ताकि हम कुंभ को बियॉन्ड प्रयागराज भी, बियॉन्ड आवर बाउंड्रीज भी जो है वर्चुअल वर्ल्ड में भी कुंभ को लोगों तक पहुंचा सकें, कुंभ के संदेश को पहुंचा सकें, और कुंभ के माध्यम से भारत की भव्यता को, भारत की बहुविविधता को और भारत की जो है एकता के उस केंद्र के रूप में कुंभ को लोगों के सामने लेके जा सकें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैं इस बार खुद अभी मकर संक्रांति के मौके पे जाने वाला हूँ अरे वाह में, और वो तो अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हम नहीं भी कर रहे होते तो मैंने 6 महीने पहले से प्लान बना के रखा था कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं जाऊँगा, और बिकॉज उसको पर्सनली एक्सपीरियंस करना, फोटोज़ मैंने भी देखे हैं सर, ड्रोन शॉट्स मैंने भी देखे हैं, लेकिन कई बार वो बिलीव करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको देखने के बाद में उसकी वास्तविकता उसके बाद ही समझ में। जी दोस्तों, आप सभी से भी यही अपील है कि अगेन कनेक्टेड रहिए इस चीज़ के साथ में। अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी जा सकते हैं अगेन तो डिजिटली जुड़िए इसके साथ में। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश जो है, हमारे पास में जो हमारी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं, जो हमारा रिच कल्चर है, जो हमारी हेरिटेज है, उसको हम जितना ज़्यादा अपने आप से जोड़ेंगे और जितना हम उसको प्रोपोगेट करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा और हमारे देश के लिए भी अच्छा है। आई होप को पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।